नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज एंड एनालिसिस पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक अंतरराष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय यह है कि काफी समय के बाद में फिर से इजराइल और फिलिस्तीन विवाद सुर्खियों में आ गया है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या हुआ है, कैसे होगा, क्या आगे होगा। साथ में हम थोड़ा इतिहास भी आपको आज के सेशन में बताएंगे इजराइल और फिलिस्तीन का, और साथ में यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से हमास की उत्पत्ति हुई और आज के विषय पर भारत की अपनी क्या राय है, यूनाइटेड नेशंस की क्या राय है। यह सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस सेशन को आप प्रॉपर तरीके से अगर लिखने के लिए बैठे विद्यार्थी वर्ग तो बेहतर होगा, अदरवाइज इस सेशन की पूरी पीडीएफ मैं सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों को अपने टेलीग्राम पर साझा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए जो अपडेट है उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं। शायद आप सभी को ध्यान होगा, एक समय पर मैंने आप लोगों को, ये थोड़ी ब्राइटनेस हमेशा ज्यादा हो रही है और इस वजह से आप में से कुछ लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज थोड़ी नोटिस की होगी। हमने 4 दिन पहले अपने अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर आप लोगों को एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि भूकंपग्रस्त सीरिया पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। अगर आपको ध्यान हो तो सीरिया के ऊपर हाल ही में इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके पीछे की बड़ी कहानी हमने आपको पूरे सेशन के अंदर बताई थी कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, और ईरान का एंगल भी इसके अंदर आपको दिया था। अंकित इंस्पायर इंडिया पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज वैसी ही एक सुर्खी यहां पर निकल कर आ रही है कि पैलेस्टीनियन सेज कि 11 किल्ड एंड 102 हर्ट इन नेबलस क्लैशेस बिटवीन गनमैन एंड इजराइल फोर्सेस। हुआ क्या है आपको हम आज के सेशन में यही बता रहे हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल ने घुसकर के वेस्ट बैंक के अंदर 11 लोगों को मार दिया है और 102 लोगों को घायल कर दिया है। कहां पर हुई है यह घटना? तो कहा जा रहा है यह घटना वेस्ट बैंक के स्थान नबलस नामक जगह पर हुई है। नबलस कहां है आज के मैप में हम इसको जानेंगे, और इस पूरे मसले की असली कहानी क्या है ना, उसको भी आज के सेशन में हम जानेंगे। कहां से यह कहानी शुरू हुई, किस तरह से आगे बढ़ी। साथ में वार्निंग सायरन साउंड्स इन इजराइल आफ्टर रिपोर्ट of rocket fires, Israel troops kill 11 Palestinian in West Bank clash, ऐसा कहा गया। यानी सारी कहानी के अंदर इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद हम समझेंगे। इन तस्वीरों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इजराइल ने घुस के वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन के अंदर घुसकर नबलस नामक शहर के अंदर जाकर वहां लोगों को मारा, जो फिलिस्तीन का मानना है। और उसकी फोटोज आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर लोगों को विरोध के अंदर उतरते हुए देख सकते हैं। इजराइल की फोर्सेस जब फिलिस्तीन के अंदर घुसकर आ रही थी, वेस्ट बैंक में आ रही थी, तो उन पर हो रहे पथराव को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और फिलिस्तीन के झंडे के साथ में आप लोगों को यहां पर देख सकते हैं और विरोध करते हुए देख सकते हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर घुसकर 11 लोगों को मारा है। वो आज की सुर्खी है। ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण था अचानक ऐसी घटना का आने का? क्योंकि लंबे समय से यह माना और देखा जा रहा था कि इजराइल कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कुछ ऐसी घटनाएं प्लान कर रहा है जो सीरिया पर भी दिखाई दी और जो यहां पर भी दिखाई दी। क्या है वो घटना, आइए मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले यह विषय विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बस मैं इतना सा आपको रेफरेंस दे देता हूं। आप उसके बाद में खुद इस विषय का महत्व समझ जाएंगे। आपके सामने यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 18 सितंबर 2016 को पूछे गए सवाल इजराइल फिलिस्तीन के विवाद से। ऐसे ही यूपीपीएससी सिविल सर्वेंट 2017 के अंदर ऑफिशियल लेवल 1 के अंदर इजराइल पैलेस्टीन विवाद के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। यानी करंट से रिलेटेड जो इजराइल पैलेस्टीन विवाद है यह काफी सुर्खियों में ऑलरेडी रह चुका है। ऐसे ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2018 के अंदर 2 स्टेट सॉल्यूशन पूछा गया है। आज के सेशन में मैं यह बताऊंगा कि यह 2 स्टेट सॉल्यूशन है क्या। यह सारी बातें हम समझेंगे क्योंकि यह विषय एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी मायने रखता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एग्जाम के लिए हमारा और आपका एक संयुक्त प्रयास रखता है। संयुक्त प्रयास ये मेरे प्यारे साथियों, आप सबके जो इतना सारा प्यार आपने भर भर के जो मुझे दिया, उससे मुझे एक हौसला आया है, और वो हौसला ये है कि आप लोगों के लिए अपना वही पुराना आरएनए यानी रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जिसमें हम 15 सवाल आपको कराते थे, जिनमें 5 सवाल प्रॉपर एनालिसिस के साथ होते थे और 10 सवाल टू द पॉइंट जवाब के साथ होते थे, वो सेशन लौट के आ रहा है इस सोमवार सुबह 9 बजे से।
आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा इसी चैनल पर फ्री यूट्यूब क्लास में, जिसको पूरी तरह से आप और हम प्रॉपर डिस्कशन के साथ आगे लेकर चलेंगे। इंतजार रहिएगा और मिलेंगे। आप इस जानकारी को सभी साथियों से ज्यादा साझा करें। फिलहाल के लिए मैं आपको आज के मुद्दे की जगह बता देता हूं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, आपके सामने यहां पर एक तस्वीर दिख रही है। आप अगर इसे विजुलाइज कर पाए, क्योंकि एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, पुराना बोर्ड खराब हो गया है, उसके बाद से ये दिक्कतें आ रही हैं। देखिए भाई, असल मायने में क्या गणित है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। गणित ये है कि ये जो इजराइल आपको दिख रहा है ना, असल में ये वाली जगह पहचानिए आप थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा इधर की तरफ, बाकी सारी चीजें अपने आप सेल्फ अंडरस्टूड है। इजराइल बाकी जो आपको दिख रहा है ये इजराइल है, और इस इजराइल के अंदर ये जो मैंने रेड ब्लॉक से अलग कर दिया है, अंदर की तरफ जो व्हाइट एरिया है इजराइल है, और ये जो आपको वेस्ट बैंक दिख रहा है और इधर की तरफ गाजा पट्टी लिखी हुई ये जगह दिख रही है, ये जगह फिलिस्तीन है। घटना क्या कहां पर हुई है फिलहाल जो हम आज चर्चा में ले रहे हैं, वो जगह है नबलस नाम से, नेबुलस नाम से ये जगह दिख रही है यहां पर। इस जगह पर हुआ क्या है, इजरायली फोर्सेस आती हैं, अंदर घुसती हैं और घुस करके 11 लोगों को मारकर चली आती हैं। यानी फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन फिर से याद करिएगा, फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी आते हैं, यहां तक घुस करके लोगों को मारकर चली आती हैं इजरायली फोर्सेस। यह घटना अपने आप में काफी ज्यादा मायनेपूर्ण है। क्यों मायनेपूर्ण है? क्योंकि एक देश के अंदर एंट्री की है, दूसरा देश, मतलब ये प्रूवन रूप से एक देश का हिस्सा है फिलिस्तीन का, वहां घुस करके इजरायली फोर्सेस गई हैं। ऐसा क्या हुआ, इजराइल एक तरफ घुस करके अटैक सीरिया के अंदर दमस्कस में कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, सीरिया के अंदर यहां पर दमस्कस नामक स्थान पर गोलन हाइट से गोले चलाए थे इजराइल ने। अभी फिलहाल यहां घुस करके मार के आ रहा है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू आते ही अपने विरोधियों को उनके घरों में घुसकर मार रहे हैं? चल क्या रहा है? आप मान सकते हैं कि नेतन्याहू के आने के बाद में जो उनके विरोधी हैं, क्योंकि अक्सर यह माना जाता है कि नेतन्याहू जो है वो फिलिस्तीन को बहुत एग्रेसिवली खत्म करना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि वो फिलिस्तीनी विद्रोही जो है ना, जो इजराइल के अंदर बम गोले फेंकते हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में यह कहा जाए कि वो फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हैं तो यह बात काफी ऑफेंसिव हो जाएगी, लेकिन हां, सही मायने में लगता तो यही है। वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम इशू डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इजराइल और फिलिस्तीन जहां तक मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा जानकारी ज्योग्राफिकल रूप से ले लीजिए। इजराइल लगभग 20,770 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया है। वहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और यरूशलेम का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो इस समय फिलिस्तीन के पास है। गाजा पट्टी और यरूशलेम ये दोनों हिस्से फिलिस्तीन के पास हैं। घटना यरूशलेम की है, लेकिन अब आप एक बार फिर से सुर्खी को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, कहां गया? हां जी, अब आप इस घटना को सुनना शुरू करें। घटना को सुने इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक जानकारी देना चाहता हूं गुरुवार की। जानकारी क्या है? गुरुवार को इजरायली सेना और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने एक दूसरे पर हमले किए। हमास ने अपने कब्जे वाले, अब यहां पर ध्यान से देखने की बात यह है, गाजा पट्टी से इजराइल पर 6 रॉकेट दागे। यानी एकदम अपडेटेड खबर क्या है? अपडेटेड खबर तो यह है कि हमास जो है उसने इजराइल पर बुधवार को 6 गोले दागे, जिसे इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने, जैसे अपने पास में S-400 है ना, ऐसे इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, उसने इन रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर न्यूज क्या दिख रही है आपको? गुरुवार को ऐसा हुआ। अब एक न्यूज और दिखाता हूं मैं आपको, यह आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें गोले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाउड कर देता हूं, शायद आप देख पाए। ये गाजा पट्टी की खबर आ रही है जिसमें आप क्या देख रहे हैं, आप यहां पर गोला चलता हुआ देख रहे हैं। यहां पर पूरी तरह से अल जजीरा जो है वो इस न्यूज को कवर कर रहा है, इस तरह से गोले फट रहे हैं। ठीक है साहब, आगे सुनिए। एक खबर और आप इधर देखते हैं। बुधवार को नबलस के वेस्ट बैंक में 20 साल की सबसे खतरनाक रेड हुई थी। क्या है ये? बताता हूं। दोनों घटनाओं को एक बार रिलेट करते हैं। रिलेट करने के लिए आप हल्का सा एक जानकारी पहले जान लें। जानकारी क्या है? अभी जो सुर्खी आप सुन रहे हैं वो क्या है कि गाजा पट्टी से यहां पर गोले दागे गए। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन के इस गाजा पट्टी पे शासन हमास का है। हमास, जिसे आतंकी संगठन पुकारा जाता है, हमास का गाजा मिनट।
इधर की तरफ वेस्ट बैंक और उधर की तरफ हमास, वेस्ट बैंक और गाजा, गाजा इधर, वेस्ट बैंक इधर, इधर की तरफ जब हमले हुए इस वजह से 11 फिलिस्तीनी मारे गए। ठीक है, बुधवार की घटना थी। गुरुवार को गाजा ने इसका बदला लिया। सर आप ऐसा क्यों नहीं कह देते फिलिस्तीन ने बदला लिया? नहीं, बार बार मैं इसीलिए आपको बार बार ये जताना चाह रहा हूं, फिलिस्तीन खुद भी दो भागों में बटा हुआ है और दो अलग अलग राजनीतिक संगठनों में बटा हुआ है। जिस फिलिस्तीन को आप यहां पर वेस्ट बैंक और गाजा में देख रहे हैं, इसमें से यह वाला हिस्सा PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लीड किया जाता है, अल फतह के नाम से, और यह वाला जो एरिया है यह हमास द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी फिलिस्तीन के दो संगठन अलग अलग हैं। एक राजनीतिक संगठन वेस्ट बैंक को कंट्रोल करता है, एक राजनीतिक पार्टी, और एक राजनीतिक पार्टी गाजा पट्टी को कंट्रोल करती है। गाजा पट्टी को जो कंट्रोल करती है उसका नाम हमास है, 2007 में बनी है, और जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है उसका नाम PLO है, 1999 से सरवाइव कर रही है। ठीक है, दोनों का मतलब समझ गए। अब मैंने फिर से बताया, बुधवार को यहां हमला हुआ, इन्होंने बदला लिया, यानी इस क्षेत्र पर हमला हुआ था, उनसे हमदर्दी हमास ने दिखाई, यानी दोनों इंटरनली एक दूसरे से पूरी तरह एक दूसरे की केयर करते हैं। अब आप पूछेंगे लेकिन सर फिर इसके पीछे क्या कारण था कि बुधवार को इनके यहां हमला हुआ? आपने कहा हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, चलिए यह भी बताते हैं। तो इस घटना के पीछे जो कारण है अब वो जानिए। बुधवार को यहां पर हमला क्यों हुआ, तो इसके पीछे का कारण एक दिन और पीछे जुड़ा हुआ है। वो क्या है? देखिए, यह हमले के लिए जाती हुई इजरायली टैंक, इजरायली सेना है जो कि फिलिस्तीन में घुसकर हमला करने गई, जिसकी वजह से लोगों की जब जनाजे निकले तो उनको देखने के लिए उनको ले जाते हुए लोग आपको यहां दिख रहे हैं। हमास की वजह से ये हमले जो है फिलहाल हुए हैं। अब मैं आपको इस पर दुनिया की प्रतिक्रिया भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं ताकि आप दुनिया की प्रतिक्रिया को समझ पाएं, क्योंकि इसके पीछे भी कोई कारण जिम्मेदार रहा होगा। क्या कारण था अब वो जानिए। असल में 27 जनवरी 2023 की आप एक खबर देख रहे हैं। क्या खबर है? खबर यह है, फिर से आपको हल्का सा मैप समझना होगा, क्योंकि फिलिस्तीन और यरूशलेम का जो मसला है ना, यह समझने के लिए थोड़ा सा अपडेट आपको मैप के बारे में रखना होगा। यहां पर एक जगह दिख रही है जिसका नाम है यरूशलेम। यरूशलेम नाम से जो जगह आपको दिख रही है, इसका पूर्वी किनारा, यानी इधर वाला किनारा, पूर्वी मतलब आप जैसे इधर ऊपर नॉर्थ देख रहे हैं ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, इस पूर्वी किनारे पर कब्जा जो है वो फिलिस्तीन का माना जाता है। बाकी जो किनारे हैं वो इजराइल के पास हैं। अच्छा, अब स्थिति क्या है? इस जगह पर एक हमला हुआ। कब हमला हुआ? 27 जनवरी को, यानी लास्ट मंथ। किसका हमला था? एक फिलिस्तीनी आतंकी ने इजराइलियों के पूजा स्थल पर, सिनेगॉज पर हमला करके 7 लोगों को मार दिया था। दोबारा से सुनिए, देखो घटनाओं को आप रिलेट करेंगे। ताजा खबर तो क्या है? गुरुवार को हमास ने इजराइल पर हमला किया। उसके पीछे जिम्मेदारी किस कारण मानी गई कि बुधवार को इजराइल ने नबलस पर अटैक किया था। अब नबलस पर इजराइल ने अटैक क्यों किया, उसके पीछे की कहानी 27 जनवरी से है, लास्ट मंथ से। क्या है लास्ट मंथ से? इधर देखिए, लास्ट मंथ की जानकारी यह है कि इजराइल के पूजा स्थल पर, सिनेगॉज पर फिलिस्तीनी आतंकी ने हमला किया था, जिसकी वजह से 7 इजरायली मारे गए थे। चूंकि 7 इजरायली मारे गए थे, ये देखिए, ये उस हमले के दौरान की तस्वीरें और गोला बारूद की आवाज आ रही है। कौन सी? 27 तारीख वाली। इस हमले का बदला लेने के लिए फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में घुसकर जो हमले की प्लानिंग करने वाले लोग थे, उन्हें बुधवार को नबलस में मार गिराया। मतलब ये तो सर पीछे की तरफ ट्रेल चली जा रही है। फिर तो यह भी बता दो कि यरूशलेम में जो आतंकी आया था, उसमें से एक ऐसा भी बताया गया जो 13 साल का बच्चा था। 13 साल का बच्चा अटैकर था जो गोलियां चला रहा था। तो फिर यह स्थिति कैसे आ गई कि यरूशलेम में एक 13 साल का बच्चा भी अटैक करने चला आया फिलिस्तीन की तरफ से? यानी इसके पीछे की भी कोई कहानी रही होगी। दैट मींस इन दोनों घटनाओं के तार एक दिन में खत्म नहीं हो जाएंगे, पीछे तक जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। आप यहां पर जाकर के बेंजामिन नेतन्याहू को देख सकते हैं, जो बकायदा जब इस 27 जनवरी की घटना हुई थी तो ये यरूशलेम पहुंच करके अपने लोगों को मतलब ढांढस बंधाए और बदले की कार्रवाई की जाएगी, ये विश्वास दिलाए। ठीक है,
इसका मतलब सर ये तो कहानी खोजते खोजते पीछे चले जाओगे कि फिलिस्तीन ने वहां आक्रमण क्यों किया, तो उसका भी कारण मिलेगा। फिलहाल दुनिया का क्या अपडेट है, दुनिया का अपडेट क्या है, इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये एंटोनियो गुटेरस हैं, जिन्होंने 22 फरवरी को दोनों राज्यों को यानी इजराइल को और फिलिस्तीन को कहा है कि आप इंटरनेशनल लॉज और बायलैटरल रिश्तों की पालना करें। हम चाहते हैं कि यहां पर पूरी तरह शांति रहे। अर्थात यूएन फिर से एक्टिवेट हो गया है। उसने इस इजराइल फिलिस्तीन के बीच बढ़ते हुए विवाद को देखकर फिर से मध्यस्थता का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका भी अपनी तरफ से शांति की अपील कर रहा है। दोनों लोग अपनी अपनी तरह शांति बरतें। दुनिया क्या कह रही है, तो आप यहां पर दुनिया के कई लोगों को कई तरह की प्रतिक्रिया देख सकते हैं देते हुए। नबलस में घुसकर जब इजराइल ने मारा तो एक एमपी जो आयरलैंड की थी, उन्होंने इसे हत्याकांड करार दिया कि यह ग्लोबल इसका कंडेमनेशन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इजराइल ने हत्या की है 10 पैलेस्टीनियंस की उनके घर में घुस करके। ये सारी चीजें इस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर तैर रही हैं। मतलब कुल जमा बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से सब कुछ सामान्य तो नहीं है, यानी कि कुछ चीजें यहां पर गड़बड़ कर रही हैं। और जब कुछ चीजें यहां पर गड़बड़ कर रही हैं तो आज के सेशन में इसी गड़बड़ाहट को हम आपके साथ डील करने वाले हैं, आपको यहां पर बताने वाले हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको भूमिका पूरी बन चुकी है। अब आवश्यकता है, यानी न्यूज तो खत्म हो गई यहां पर। अब हम बताते हैं कि फिलिस्तीन ने यरूशलेम पर हमला क्यों किया, उसके पीछे की कहानी चलते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इजराइल फिलिस्तीन विवाद तक लेकर चल रहा हूं कि आफ्टर ऑल इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है। अब इसके लिए आप सबसे गुजारिश है, यदि आप में से किसी को इस पर निबंध लेखन करना हो या फिर कोई भी आंसर कहीं राइटिंग करना हो, तो यहां से आगे जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, आप चाहें तो उसे नोट पर नोट्स कर सकते हैं। प्रॉपर पॉइंट वाइज पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट में बना सकते हैं। बाकी ये सारा कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम, जो कि अपना अंकित अवस्थी सर के नाम से, वह शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद कहां से शुरू हुआ था। तो देखिए, इजराइल फिलिस्तीन का जो ये विवाद है, ये आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये हम सब बहुत बार न्यूज के अंदर सुन चुके हैं। लेकिन असल में इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत का वजह माना जाता है अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने एक बेलफोर एग्रीमेंट किया था, हम बताएंगे आज के सेशन में, जो इस घटना की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है ब्रिटिशर्स की। लेकिन वो बेलफोर तक कैसे पहुंचा था, तो उसके भी पीछे का एक वजह है। देखिए, आपको दुनिया के अंदर दो घटनाक्रम पूरी तरह से एनी टाइम दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बात उसी से कनेक्ट होती है। जैसे एक 1914 से शुरू हुआ, 1914 से शुरू हुआ और 18 में समाप्त हुआ वर्ल्ड वॉर 1, और दूसरा 1938 से शुरू होकर 42, उसको 44 भी कई जगह मेंशन किया हुआ है, उस समय शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये पूरा की पूरा अरेबियन हिस्सा जो है, जिसमें आज आप सऊदी, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल जिन्हें भी देखते हैं, ये पूरा क्षेत्र ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में हुआ करता था, सल्तनत व्यवस्था के कंट्रोल में हुआ करता था। मुस्लिम मेजॉरिटी देश ऑटोमन एम्पायर के अधीन हुआ करते थे। यानी एक प्रकार से समझिए कि मुस्लिमों का एक एम्पायर था जिसका नाम ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है, इस ऑटोमन एम्पायर को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप बोले तो जो ग्रीस वाली तरफ के जो लोग थे, उनसे कंपटीशन मिला था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमन एम्पायर का पतन हो गया, और उस पतन के बाद में जो जीतने वाले देश थे, जीतने वाले प्रथम विश्व युद्ध के अंदर देश कौन थे, यूके था, फ्रांस था, रूस था। इन देशों ने अपनी मर्जी से विजित क्षेत्र कौन से, जिन ऑटोमन क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया या फिर जिनको जीता, उन्हें अपने हिसाब से बांट लिया था, जिसे साई पिकॉक एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके अंतर्गत यह माना गया था कि ब्रिटेन ने लोगों से कहा कि जब हम जीत जाएंगे ऑटोमन एम्पायर को, तो इस क्षेत्र को मैं अपने पास रखूंगा, तुम उस क्षेत्र को अपने पास रखना, तुम उस क्षेत्र को अपने पास रखना। यानी कि पहले ही बंटवारा हो गया था जीतने के बाद। ठीक है, अब उस घटना तक कैसे पहुंचे, अब हम वहां चलते हैं। तो यह रहा ऑटोमन एम्पायर, जो कि 1990 में उठना शुरू हुआ था, 22 में पूरी तरह जिसका पतन हो गया था।
टर्की जो था वो इसका मुख्य गढ़ था। आज भी टर्की उन्हीं पुरानी यादों को लेके फबकता है। जब भी वो मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर लीडरशिप के लिए बाहर आता है तो उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, और वो क्या है? ऑटोमन एम्पायर की जो ग्रांड नेशनल असेंबली थी वो टर्की में ही थी। तो एक प्रकार से ऑटोमन की पुरानी यादें उसके अंदर निकल कर आती हैं। ठीक है, अच्छा, आप ऑटोमन का विस्तार इस तस्वीर से देख सकते हैं। यह भूमध्य सागर है, और आपको यह जितना भी एरिया हमने कलरफुल करके दिखाया है, लगभग इस पूरे क्षेत्र पर ऑटोमन एम्पायर का एक्सटेंशन हुआ करता था, और ऑटोमन एम्पायर काफी लंबे समय तक मतलब अपनी पहचान बनाता रहा था। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर की कहानी हो गई, लेकिन इससे यहूदियों का क्या मानना है? यहूदियों का क्या कनेक्शन है? देखिए, दुनिया में ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों ही लोग यरूशलेम को अपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण जगह मानते हैं। यहूदियों का तो मानना ही है कि उनका ओरिजिन यहां से हुआ है। मुस्लिमों का मानना है कि मक्का मदीना के बाद अल अक्सा मॉस्क जो यरूशलेम में है वो उनकी तीसरी सबसे पवित्र जगह है। ईसाइयों का भी यही मानना है कि इब्राहिम जो है उनका यरूशलेम से कनेक्शन था। सब तीनों ही धर्म, इजराइल यहूदी, इजराइल का प्रतिनिधित्व यहूदी, उधर से फिलिस्तीन जो कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, अंग्रेज जो कि मतलब ईसाइयत का प्रतिनिधित्व, ये सब जो है वो यरूशलेम को चाहते थे। लेकिन इसी विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने जर्मनी में रह रहे यहूदियों को भड़काने के लिए एक एग्रीमेंट घोषित कर दिया था, और वो घोषित एग्रीमेंट बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं उसको बीच में इसलिए बोल दे रहा हूं, ये कहानी तो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ब्रीफ में समझ लें। आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी हारा था, यह पता होगा, लेकिन जर्मनी हारा क्यों था? इसके पीछे के बहुत बड़े कारण में ब्रिटिशर्स के द्वारा वही फूट डालो राज करो की नीति जिम्मेदार पाई गई थी। कैसे? जैसे आप सबको पता है कि इंडिया का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया गया था, ऐसे ही जर्मनी को हराने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक दाना डाला था। दाना क्या डाला था? ब्रिटिशर्स ने जर्मनी को कंपटीशन देने के लिए वहां रह रहे पैसे वाले और पावरफुल यहूदियों को एक लालच दिया, और उसे बेलफोर एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या लालच दिया? लालच यह था कि आपका अपना कोई देश इस दुनिया में नहीं है। दुनिया में हर जाति के लिए, हर रिलीजियस पहचान के लिए कोई ना कोई जगह है। मतलब आप सोचकर देखें तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस भावना को उनके अंदर पनपाने का काम ब्रिटिशर्स ने गुपचुप तरीके से किया। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को जब यह भावना 1917 में दी, तो यहूदियों ने जर्मनी को जीतने के लिए अंदर से साथ नहीं दिया। आप सोचो कि आप एक ही टीम से लड़ रहे हो, आपने अक्सर देखा होगा, आप मान लो ये पूरा जर्मनी हो, इसके अंदर कुछ यहूदी रहते हैं जो पावरफुल हैं, जिनका सपोर्ट अगर मिल जाए तो मान लो कि जर्मनी जीतना तय है। जर्मनी युद्ध लड़ने गया हुआ है, जर्मन्स लड़ा के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इनके लिए क्या फूट डाल दी? फूट डालकर यहूदियों से कह दिया कि आपको हम एक अलग देश दे सकते हैं यदि आप हमारा साथ दो। बोले कैसे साथ दें? बोले आप युद्ध में पार्टिसिपेट मत करो, एक प्रकार से जर्मनी को हराने में हमारी मदद करो। तो एक प्रकार से जर्मनी के अंदर ही यहूदियों को भड़काने का कार्य उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे बेलफोर, उन्होंने किया। बेलफोर इतने चालाक थे कि एक तरफ तो यहूदियों को कहकर चले गए कि तुमको तुम्हारा देश देंगे, और दूसरी तरफ अपने पक्ष में फ्रांस और रूस को करने के लिए कहा कि यदि ऑटोमन एम्पायर को अपन ने हरा दिया तो अपन लोग साई पिकॉक एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसके तहत जो भी जीती हुई जगह है वो सारी अपनी होंगी। इतना सोचकर देखिए कि जो फिलिस्तीन है वो ब्रिटेन ने अपने पास रखने का ड्रीम पाल लिया। इधर इनको क्या भड़का दिया कि तुम्हें मैं फिलिस्तीन दे दूंगा, तुम वहीं पर जाकर के यहूदियों का अपना एक नया देश बसा लेना। फिलिस्तीन को हटाकर तुम्हें अपना देश दे दूंगा। यह सपना किसने दिखाया? अंग्रेजों ने यहूदियों को दिखाया। बेचारे यहूदी जो हैं वो इस समय इस भावना में फंस गए कि अगर हमें देश मिल गया अपना तो बुरा क्या है, हम जर्मनी छोड़ देंगे। लेकिन हर यहूदी इस तरह से नहीं सोच रहा था कि उसे जर्मनी छोड़ना होगा। नंबर दूसरा, कई बार जातियों का, कई बार संगठनों का जो लीडरशिप करते हैं वो लोग अक्सर आपका सौदा तो करके आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी आम जनता को नहीं बताते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इनोसेंट यहूदी थे जिन्हें वाकई में नहीं पता था कि उनकी निष्ठा का ऑलरेडी किसी ने सौदा कर लिया है। और हुआ भी यही, जर्मनी युद्ध हार गया 1918 में।
लेकिन जब यह जानकारी बाहर निकली कि जर्मनी युद्ध क्यों हारा, वर्साई की संधि क्यों हुई, तो जानकारी बाहर निकली कि कहीं ना कहीं यहूदियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, देश में रहते हुए हमें हराने का काम किया है। इस वजह से जर्मन्स के अंदर एक बहुत गुस्से की भावना यहूदियों के खिलाफ पनपने लगी, क्योंकि एक देश युद्ध हारा था और उस युद्ध के अंदर जर्मनी पर बहुत सारे पेनल्टीज लगाई गई थी, बहुत सारा उसके ऊपर बोझा डाला गया था, उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे जर्मनी के हारने पर। तो जर्मनी की जो अंतर्भावना थी वो यहूदियों के खिलाफ ज्यादा गुस्सा में थी रादर देन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसी गुस्से को लीडरशिप या फेस दिया हिटलर ने। हिटलर ने जर्मन्स के इस गुस्से को पहचान लिया कि ये सारा गुस्सा असल में यहूदियों के खिलाफ है। यदि तुमने मुझे लीडरशिप दी तो मैं सबसे पहले अपने घर के भेदिए को मारूंगा। और हिटलर ने इसी कारण से जब पावर में आता गया, वो पावर के साथ साथ जर्मनी के अंदर रह रहे यहूदियों को मारता गया। आपको याद होगा जो होलाकॉस्ट आप जानते हैं, जिसके तहत यह कहा जाता है कि हिटलर ने चुन चुन करके जर्मनी के लगभग 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में जलाकर मार डाला। यह घटना होलाकॉस्ट के नाम से जानी जाती है। 1945 में इसी होलाकॉस्ट को ध्यान में रखते हुए होलाकॉस्ट रिमेंबरेंस डे यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। यहूदियों को पूरी तरह से डरा देने वाली जो घटना है उसे आप होलाकॉस्ट के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको अब यह जानकारी भी समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब आप कॉमन सेंस लगाएं, 1917 से उस बेल्फोर के द्वारा दिए गए लालच ने इस सारे के सारे व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। एक तरफ यहूदी इंतजार में थे कि प्रथम विश्व युद्ध के जीतने के बाद यूके उन्हें फिलिस्तीन दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1918 में कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन इस उम्मीद में यहूदी स्वतः ही फिलिस्तीन आकर बसना शुरू हो गए कि एक दिन फिलिस्तीन हमारा होगा, क्योंकि जीतने के बाद जीती हुई जगह मिलने वाली थी। उनकी वफादारी का इनाम उन्हें मिलने वाला था। फिलिस्तीनी बड़ी मात्रा में, वो जो इजरायली थे वो बड़ी मात्रा में माइग्रेट करके फिलिस्तीन आना शुरू हुए और आकर के जमीनें खरीदना शुरू कर दिए। फिलिस्तीन में लैंड बिकना शुरू हो गई। इजरायली जो थे वो इजरायली थे नहीं, असल में वो यहूदी थे, जियोनिस्ट समूह को मांगने वाले लोग थे। वो आकर फिलिस्तीन बसना शुरू कर दिए कि एक दिन हमारा होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ऐसा कहा है। लेकिन अंग्रेजों की नीयत में खोट था। जिस तरह भारत के साथ भी बहुत बार धोखे हुए हैं, खैर भारत को अब हम यहां लेकर नहीं आएंगे, फिर कहानी और लंबी हो जाएगी। फिर साहब अंग्रेजों ने खुद ने उस फिलिस्तीन पर खुद का कब्जा कर लिया कि नहीं, इस पर तो हमारा शासन है, हम यहूदियों को कुछ नहीं देंगे। लेकिन यहूदी चूंकि अब जर्मनी के अंदर उनके साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था, ऐसी स्थिति में यहूदी वहां से भागकर अंग्रेजों की शरण वाले फिलिस्तीन में आकर बसना शुरू हुए। यानी असल मायने में जो भी यहूदियों के साथ बुरा हुआ उसका जिम्मेदार ब्रिटिशर्स थे, जो भी फिलिस्तीनियों के साथ बुरा हुआ उसके जिम्मेदार भी ब्रिटिशर्स थे। लेकिन आज ये लोग किसी के सामने आकर खुद से गलती स्वीकार नहीं करते हैं, दुनिया को केवल यही कहते हैं ये तो यहूदी कर रहे हैं, ये तो मुसलमान कर रहे हैं। और इन सब के साथ खेलने वाले जो लोग थे ये ब्रिटिशर्स थे। इन ब्रिटिशर्स ने दुनिया को ऐसे ही लड़ाया है। सोचो, जर्मनी को हरा दिया उसी के घर में बैठे बैठे। अब फिलिस्तीन का सौदा हो गया, फिलिस्तीन को ही नहीं पता है। उधर से यहूदी इस उम्मीद में मरता क्या नहीं करता, फिलिस्तीन के अंदर इजरायली क्यों आए, क्योंकि उनको वहां मरना थोड़ी था। 40 लाखों को गैस के चैम्बर में जला के भून दिया गया। तो यहूदी भाग करके फिलिस्तीन पहुंचे। उन्होंने सोचा ये जगह हमारी होगी। अब वो यहां पहुंचते हैं तो फिलिस्तीनी जो कि ऑलरेडी अंग्रेजों के पास में थे, कब्जे में थे, जैसे इंडिया में उपनिवेश अंग्रेजों ने बना रखा था, ऐसे ही फिलिस्तीन में अंग्रेजों ने अपना विश्वास बैठा लिया। अब फिलिस्तीन के अंदर आए हुए यहूदी जब ये समझ गए कि हमारे साथ चीटिंग की है, इन्होंने हमें देश नहीं दिया, तो इन इजरायलियों ने, यानी इजराइल नहीं था उस समय, इन यहूदियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि तुमने हमारे साथ चीटिंग कर दी है, तुमने हमें तो देश दिया ही नहीं। और गुरिल्ला वॉर होने लगा। गुरिल्ला वॉर का मतलब क्या है? छुप छुप करके यहूदियों ने ब्रिटिशर्स को मारना शुरू किया कि तुम्हारे कारण यह सब हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जब महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति जो कि शांति का पाठ पढ़ाते हुए, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए 1942 में इतने मजबूर हो गए कि अब तो हमें करो या मरो करना पड़ेगा, चाहे तो हम कैसे भी, मतलब बाय हुक एंड क्रुक हमें अब आजादी लेनी होगी। यानी जो व्यक्ति इतने समय से अहिंसा का पाठ पढ़ाता आ रहा था, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर करो या मरो का नारा अगर दे देता है, दैट मींस
स्थितियां कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में इजरायलियों ने भी ब्रिटिशर्स को तो यहां से भगाना शुरू किया और अपनी कॉलोनियां यहां बसाना शुरू किया। यानी इस इजराइल फिलिस्तीन की घटना का अगर एक पॉइंट में कोई जिम्मेदार है ना, तो वो ये आदमी है। कौन सा आदमी है? मैं दिखाता हूं उसकी तस्वीर आपको, ये रहा, जेम्स बेल्फोर। ये कौन था? ये जेम्स बेल्फोर, बेल्फोर डिक्लेरेशन वाला व्यक्ति था कौन असल मायने में? तो ये असल मायने में ब्रिटेन का विदेश मंत्री था, जो फ्रांस और रूस के साथ चुपके से साई-पिकॉक एग्रीमेंट कर चुका था। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये वो एग्रीमेंट है जिसको हमने यहां पर दिखाया है आपको, जो बेचारे इन जियोनिस्ट को पकड़ा दिया था कि तुम्हें तुम्हारा देश मिलेगा। और इधर की तरफ साई-पिकॉक एग्रीमेंट करके किसके साथ चला आया था? फ्रांस और रूस के साथ चलाया था। यह साई-पिकॉक एग्रीमेंट था, जिसके तहत पूरी दुनिया को इस प्रकार से बांटा गया था। कैसे? आप देखो, ये जो ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने अंडर ब्रिटिश, फ्रेंच एंड रशियन प्रोटेक्शन इस क्षेत्र को ले लिया गया। बाकी जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, कुवैत वाला एरिया, वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया ऑटोमन को हराने के बाद में। यह साई-पिकॉक एग्रीमेंट था, मतलब दोहरा चाल चल गया। कौन? ब्रिटेन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद की जो स्थितियां हैं, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। तस्वीरें आपको खुद बयान करती हैं कि कैसी स्थिति हुई होगी। इस स्थिति के बाद फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासनकाल को बुरी तरह से यहूदियों ने लपेटना शुरू किया। ब्रिटिशर्स को यहां से भगाया गया। अब जब यह सारा काम चल रहा था, तो यहां से बड़ी मात्रा में जर्मन से निकलकर, दुनिया भर से निकलकर यहूदी इजराइल आकर बसना शुरू हुए। लेकिन उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के अंदर हिटलर जो है वो यहूदियों को गिन गिन कर मार रहा था। होलाकॉस्ट हो रहा था। जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए हिटलर कह रहा था कि हमारे प्रथम विश्व युद्ध के कारण आज हमें द्वितीय विश्व युद्ध तक जाना पड़ा है। हमारी पहले वाली हार के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारे ही घर के यहूदी हैं, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। तो इन्हें खत्म करने के लिए हिटलर सबको कस्में दिलवाता था, इस प्रकार से यहूदियों को पकड़कर सरेंडर करवाता था। आप ये तस्वीर है, शायद इससे आप बहुत उद्विग्न हो जाएं, जिसमें आपको ये कंकाल और उठे हुए हाथ दिखाई दे जाएंगे। गैस चैम्बर में कैसे इन्हें जलाया जाता था। यहां पर ये ढेर जो आपको राख के दिख रहे हैं, ये वो राख के ढेर हैं जहां पर यहूदियों को जलाया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी निर्मम हत्या, नृशंस हत्या हुई। और इसी घटना को होलाकॉस्ट के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि इस यहूदी नरसंहार के कारण इंटरनेशनल होलाकॉस्ट रिमेंबरेंस डे मनाया जाता है। और यह घटना कब तक चली थी? 8 मई 1945 तक चली थी। ठीक है साहब। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं, फिर क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब चूंकि यूनाइटेड नेशन उसमें आ गया था, अस्तित्व में आ गया था, इधर यहूदी इधर आ गए थे। ब्रिटेन ये समझ गया था कि अपन ने गलत तो कर दिया है। अब एक काम करो, इस मसले को लेकर कहां पहुंच जाओ? यूएन में पहुंच जाओ। यूएन में भी उसी की तूती बोलती थी, क्योंकि 5 परमानेंट सीटों को जीतने वालों ने अपने पास रख लिया था। यूके युद्ध जीता था, फ्रांस युद्ध जीता था, यूएसएसआर जीता था, यूएसए जीता था। 4 तो परमानेंट मेंबर खुद बन गए और उधर से चीन को ले लिया और एक संगठन बना लिया जिसका नाम हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बोले अपन फैसला करेंगे दुनिया का। कोई बात नहीं साहब। अब इधर की तरफ से चाइना को तो इन्होंने मिला ही लिया था, सब कुछ सही चल रहा था। इधर इजराइल का मुद्दा उठाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डाल दिया कि ये जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। अरे भाई, जो बिल्कुल साई-पिकॉट एग्रीमेंट की तरह तुमने फिर एक एग्रीमेंट और डाल दिया यूनाइटेड नेशन का। आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान के कश्मीर मसले को भी तो इसी प्रकार से यूएन पहुंचने का रास्ता मिला था। इजराइल का मुद्दा भी साहब यूएन के अंदर पहुंच गया। इजराइल के मामले को जब यूएन में पहुंचाया गया तो यहां पर वोटिंग होती है इस आधार पर कि बताओ भाई उस फिलिस्तीन का क्या करना है। तो साहब यहां पर पोल होता है। आप पैलेस्टीनियन पोस्ट नामक अखबार देखते हैं। मतलब जो वाकई में सबके साथ सबसे बुरा जिसके साथ हुआ वो फिलिस्तीन के साथ था। उसको असल में पता ही नहीं था कि उसका सौदा हो रहा है। मतलब ये जो सबसे बड़ी चोट हुई ना, धोखा हुआ यहूदियों के साथ, लाखों लोगों की मौत हुई यहूदियों की। चोट जो सबसे बड़ी हुई, मतलब जिसको पता ही नहीं है कि उसका सौदा हो रहा है। मतलब आप सोचो, आप कहीं रहते हो, आपको पता ही नहीं कोई आपको बेच के आ गया है। बोले इंसान बिकता है क्या? बोले देश बिक गया भाई। फिलिस्तीन को बांट दिया गया ब्रिटिशर्स ने, अपनी मर्जी से पहले बांट लिया, बाद में बांट दिया। यहूदियों को आश्वासन दे दिया बिना फिलिस्तीनियंस के उसके कंसीडरेशन के कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो वैसे ही साइड में हटा देंगे। और हुआ भी ये। पार्टीशन होता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, 2/3 हिस्सा उसका उठा करके, बड़ा हिस्सा 2/3 के मताधिकार के साथ होता है पार्टीशन। और ऐसी स्थिति में आप यहां पर देख सकते हैं पैलेस्टीनियन का पार्टीशन हो जाता है। और पार्टीशन के बाद में ये जो आपको हरा हरा एरिया दिख रहा है ये इजराइल को दे दिया जाता है। और ये जो पीला पीला एरिया आपको दिख रहा है ये फिलिस्तीन को दे दिया जाता है। फिलिस्तीन जो पूरे क्षेत्र पर हुआ करता था उसे पता ही नहीं चला, उसका बंटवारा हो गया।
और यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि जो यरूशलेम नामक जगह है जो बीच में आपको दिख रही है, देखो शायद आपको विजिबल ना हो, ये रहा यरूशलेम, बोले यरूशलेम यूनाइटेड नेशंस जो है वो खुद इसको चलाएगा। क्यों? क्योंकि असल मायने में यरूशलेम में सबके हित छुपे थे, यहूदियों के भी छिपे थे, अंग्रेजों के भी छिपे थे, मुस्लिमों के भी छिपे थे, तो बोले इसको यूएन चलाएगा। आज की तस्वीर पता है क्या है? आज इस आधे क्षेत्र को भी अब इजराइल अपने कब्जे में ले चुका है। इस क्षेत्र के ऊपर तक यानी यरूशलेम तक अब इजराइल के कब्जे में है। कारण उसके बाद भी शांति कहां होनी थी? पहले तक तो मुद्दा यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन जीतेगा, वहां के बाद तो इनका बंटवारा हो गया। उसके बाद में युद्ध कराओ और पैसे कमाओ। क्यों? क्योंकि युद्ध के अंदर अपने वेपन बेचो और पैसे कमाओ। इसके बाद जैसे ही यह घोषणा शुरू होती है, साहब इजराइल एक देश बनकर 1948 के अंदर खड़ा हो जाता है। यहां पर इजराइल का झंडा आप देखते हैं, पहली बार यह देश अस्तित्व में आता है। जैसे ही यह देश अस्तित्व में आता है, तुरंत जब फिलिस्तीन को पता चलता है कि यार अपन को तो पता ही नहीं था, अपना सौदा हो गया है, अब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में इस बात का निर्णय करने के लिए कि भाई हमको तो पता ही नहीं था, हमारा क्या हो गया, इस बात का निर्णय करने के लिए अब यहां से अगला काम होता है। अगला काम क्या होता है साहब? अगला काम यह होता है, अगला काम यह होता है, एक सेकेंड होल्ड करें, इन्हें पता भी नहीं क्या हो रहा है। तो इधर की तरफ से फिलिस्तीन के साथ पूरा अरब वर्ल्ड, क्योंकि भाई ऑटोमन एम्पायर के समय के सब साथी थे, तो वो सब लोग एक साथ होकर कहते हैं इजराइल से कि अब हम तुम्हारे फिलिस्तीन से हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा कहते हुए मिस्र, जिसे आप इजिप्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अल सीसी इंडिया आए थे, सीरिया, इराक और जॉर्डन, ये सब मिलकर के फिलिस्तीन के पक्ष से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और इस युद्ध की आप शुरुआत देख सकते हैं, 15 मई 1948 को शुरू होती है। अब चूंकि इजराइल अपने आप को देश प्रूव करा चुका है यूएन के माध्यम से, इस समय इजराइल को समर्थन देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहूदी पैसे वाले लोग हुआ करते थे। असल मायने में ब्रिटिशर्स को इस बात से कतई सिंपैथी नहीं है। अपन में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यहूदियों को अंग्रेज जो है वो प्रेफर करते हैं या फिर अमेरिका उनको पसंद करता है। असल मायने में यहूदी बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही मतलब बिजनेसमैन प्रकार के लोग माने जाते हैं, ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। तो इन यहूदियों के पास पैसा है तो ये खरीद भी खूब बड़ी चीजें सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन बिजनेसमैन लोगों को यहूदियों के प्रति सिंपैथी अगर पहले होती तो इनके साथ में इतना हालत थोड़ी बुरा होने देते, इतने यहूदी मारे किसी ने कोई भाव नहीं दिया। लेकिन इजराइल था तो इजराइल का बोले हम साथ देंगे, तो एक प्रकार से ये वॉर हुआ। और इस वॉर के अंदर इजराइल का साथ देने के लिए एक प्रकार से इनडायरेक्टली, जैसे आज यूक्रेन के साथ में सारे लोग खड़े हैं, ऐसे उस समय इजराइल के साथ सारे लोग खड़े हो गए। सामने कोई नहीं आ रहा है, लड़ इजराइल ही रहा है, जैसे आज लड़ यूक्रेन ही रहा है। ऐसे करते हुए अरब और इनका वॉर शुरू होता है। तो देखिए, यह फिलिस्तीन हुआ करता था पहले, इस फिलिस्तीन के अंदर एंट्री हो जाती है किसकी? इधर देखो, ये फोर्सेस एंट्री कर गई अरब वर्ल्ड की, जो चारों तरफ से एंट्री कर रही हैं। अरब वर्ल्ड की एंट्री करती हैं, इधर से फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन के अंदर एंट्री की, काफी अंदर तक घुस गया। लेकिन अब इजराइल फिर से इन्हें पीछे धकेलना शुरू करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी यूक्रेन रशिया को पीछे धकेल रहा है, ऐसे धकेलना शुरू करता है। दोनों के बीच समझौता होता है, मामला रफा दफा किया जाता है। स्थितियां कहां तक पहुंचती हैं? पहले इतना हिस्सा जो था अब फिलिस्तीन से वो भी चला गया और अब यरूशलेम तक पहुंच गया। कौन? इजराइल। समझौता हो जाता है साहब, सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिलिस्तीनियों को बुरा लगता है, यार घर बैठे बिठाए अपना घर छोड़ दिया, शरणार्थी बन गए। बड़ी मात्रा में लोग लेबनान चले गए, सीरिया चले गए, जॉर्डन चले गए, यार अपना घर खो दिया। इस समय वाकई में दुनिया के अंदर अगर वाकई में किसी को जो सबसे ज्यादा राजनीतिक शरण की जरूरत पड़ी वो फिलिस्तीनी लोग थे, क्योंकि उनकी कोई अपनी पहचान ही नहीं बची। अब क्या होता है? 1967 का युद्ध होता है। 1967 के युद्ध में, अच्छा देखो, ये दोनों ही विक्टिम हैं। यहूदी विक्टिम इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ चीट अंग्रेजों ने किया, और फिलिस्तीनियन विक्टिम है किस बात के? कि इनका फैसला यूएन ने कर दिया कि भाई तुम्हारा फैसला हम कर रहे हैं कि तुमको अलग अलग बांट दिया जाए। कहने का अर्थ यह था कि इसका विक्टिमाइजेशन, लोग आपस में आज भी यहूदी और मुस्लिम जो है वो लड़ रहे हैं, लड़ाने वाले आज भी मदारी ऊपर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर किसी का गुस्सा नहीं है। ना हमास जाकर के ब्रिटेन पर अपना गुस्सा फोड़ता कि तुमने ये क्या किया, कोई भी, सब आपस में झगड़ रहे हैं। और वो बैठकर आराम से इतना दूर बैठकर आइलैंड टाइप का नेशन लेकर बैठे हुए हैं ब्रिटिशर्स। अरे बढ़िया है, दुनिया बढ़िया चल रही है, आग लाफूट डालो, राज करो, वो इतना अच्छे से काम वहां चल रहा है। ये लोग कभी भी पड़ोस में भी आग नहीं लगने देते, दुनिया के किसी कोने में आग लगा करके फिर आग तापते रहते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। आज यूक्रेन रशिया के साथ भी यही कर रहे हैं। खुद तो अपना आइलैंड लेके बैठे हुए हैं यूके वाले, अपना आराम से साइड में है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, कोई लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, चल रहा है, बढ़िया ऐश कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए। तो अब 1967 में फिर से युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीनियन जहां भी हैं उनकी भावनाएं जो हैं वो त्रस्त होती हैं, फिर उनके साथ अरब वर्ल्ड खड़ा हो जाता है। 1967 में 6 दिन का युद्ध होता है। इस बार इजराइल और पावरफुल हो गया। अब इजराइल पावरफुल हो गया तो ऐसी स्थिति में इजराइल इधर से लेकर के सिनाई पेनिनसुला मिस्र का कब्जा कर लिया, इधर पूरा वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, इधर पूरा गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये पूरा क्षेत्र जो है ना उस पर कब्जा किसने कर लिया? इजिप्ट ने इजराइल ने कर लिया। बोले लो मैंने सब पकड़ लिया। यहां तक कि जो गोलन हाइट वगैरह जितनी भी जगह ना उन सब पर कब्जे हो गए। कोई बात नहीं साहब, अब ये सारे कब्जे हो गए। सारे कब्जों के बाद में फिर से समझौता होना था। 6 दिन युद्ध चला 1967 के अंदर। समझौते हुए, समझौते होकर के अब इजराइल चूंकि जीत रहा था उसने अपनी मर्जी से समझौते किए। इजिप्ट से कहा कि मैं तेरा सिनाई पेनिनसुला वापस दे दूंगा, लेकिन कंडीशन यह है कि मुझे स्वीकार कर कि मैं एक देश हूं। बोले चल स्वीकार कर लिया कि तू एक देश है। ऐसे ही अपने पड़ोसी जॉर्डन को पकड़ लिया कि तू स्वीकार कर, सबसे स्वीकार करा लिया कि मुझे स्वीकार करो कि मैं एक देश हूं। ये 1967 के बाद में 1967 में ये हालात हो गए थे। आप देखिए इजराइल ने सबको निपटा दिया था कि ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं। आप इधर देखिए 1948 के अंदर जो जगह बनी थी अब धीरे धीरे उसके मेजॉरिटी पोर्शन पर कब्जा किसका हो गया? इजराइल का कब्जा हो गया। अब क्या होता है कि फिलिस्तीनियों को लगता है कि यार हमारे पास में इतना सा क्षेत्र बचा, क्या कौन सा बचा? एक बचा हमारे पास में ये वाला, कौन सा? वेस्ट बैंक, और इधर की तरफ बचा गाजा पट्टी। अब ये करने क्या लगे कि यार कुछ भी करो लेकिन अपने अस्तित्व के लिए तो लड़ो। तो लोग रिबेलियन होने लगे, आतंकी बनने लगे। आतंकी बनने लगे तो इन्होंने इजराइल पर गुरिल्ला वॉर नीति अपनाई कि इनके ऊपर हमले करो, कैसे ना कैसे करके हमले करो। और इसी हमले को करने के लिए फिलिस्तीनियंस ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यासर अराफात इसके नेता हुआ करते थे। इन्होंने इतना इजराइल के नाक में दम कर दिया कि इजराइल को इनके साथ ओस्लो समझौता करना पड़ा। क्या समझौता करना पड़ा? यह समझौता करना पड़ा कि चलो कोई बात नहीं, फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि हम PLO को मानते हैं, PLO जो है वो फिलिस्तीन के फैसले लेगी और हम लोग आपस में बैठकर एकदम लोकतांत्रिक तरीके से अपने अपने आप को बांट लेते हैं। इस घटना को करने के लिए इजराइल की तरफ से स्टॉक रॉबिन और फिलिस्तीन की तरफ से यासर अराफात शामिल हुए। दोनों ने कहा कि हम अपना अपना जो क्षेत्र है उसी पर रहेंगे, सह अस्तित्व की भावना के साथ निवास करेंगे। यह घटना इतनी बड़ी घटना थी कि इसकी वजह से इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार। किसको? यासर अराफात को और स्टॉक रॉबिन को। किस बात के लिए? कि तुम दोनों ने शांति स्थापित करने का निर्णय ले लिया। फिलिस्तीन ने कहा हम जहां हैं वहां रहेंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर दूसरे वाले ने कहा कि हम जहां हैं हम वहां रहेंगे। मतलब सब तरफ शांति की बात ना हो गई। इजराइल शांति से रहने लगा और फिलिस्तीन शांति से रहने लगा। दोनों ने शांति वसूलने की बात कर ली कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं साहब। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड करवाया था ना ट्रंप ने। आप इधर बिल क्लिंटन को करते हुए देख रहे हैं और इसके बगल की जो तस्वीर है यहां पर ट्रंप को करते हुए देख रहे हैं। ये एक प्रकार का मतलब एग्रीमेंट सा है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। ये ओस्लो एग्रीमेंट है, ये मैंने पूरा आपको दे दिया है। कुल मिलाकर इसमें यह किया गया था कि फिलिस्तीन का प्रतिनिधि PLO को मान लिया गया था। ये वही PLO है जिसके पास आज वेस्ट बैंक है। मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा था ना, PLO के पास वेस्ट बैंक है और हमास के पास गाजा पट्टी है। उम्मीद है आपको 1995 तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा कंटेंट हमने आपको दे दिया। 1993 में ये एग्रीमेंट हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो इस चैनल पर न्यूज पढ़ाई जाती है ना, उसका उद्देश्य 1% भी ये नहीं है कि ये आम जन के काम की हो। यह उद्देश्य केवल इस चीज के लिए है कि ये विद्यार्थियों की काम की हो, और उसी को ध्यान में रख करके हम आपको इतने लंबे लंबे सेशन दे रहे हैं। अदरवाइज मैं 10-15 मिनट का, आजकल तो यूट्यूब में शॉर्ट्स का जमाना है, हम तो लंबे लंबे सेशन दे रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि आने वाला जो समय आ रहा है, यानी कि इस सोमवार से आपके सेशन और बढ़े, क्योंकि वो पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड होने जा रहे हैं। हमें पता है उन सेशंस में व्यू नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है। समय किसके पास है? स्टूडेंट के पास, क्योंकि उसे नॉलेज चाहिए और नॉलेज समय के साथ आती है। ठीक है, लंबे सेशंस आ रहे हैं, उनका इंतजार आप करें। मुझे 1% परवाह नहीं है कि उसमें कितना व्यू आता है कितना व्यू नहीं आता है, वो केवल छात्रों के लिए होगा। तो इतना समर्पण और इतनी मेहनत करना बनता है। हालांकि बहुत बार दुख होता है क्योंकि उनके व्यू आते हैं 1,50,000। जो हम सेशन करते हैं ना, पढ़ाने वाले जो कोर स्टूडेंट वाले होते हैं, और बाकी जो और जनता के अवेयरनेस के लिए इशू करते हैं, उनके मिलियंस में व्यू टच होते हैं। खैर, लेकिन जब आपसे वादा किया है कि निभाएंगे उस चीज को, तो 27 तारीख को जो हमारे सेशन शुरू हो रहे हैं वो केवल स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन है ना, मॉर्निंग सुबह 9 बजे, उसमें आप सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा। और एक बहुत बेहतर सूचना मैं और दे दूं, मेरे बहुत सारे मित्र एक चीज कह रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर आपने अपना जो पेड कोर्स निकाला है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, RNA बाई अंकित अवस्थी एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में जो कोर्स निकाला है, उसकी वैलिडिटी कितनी रखेंगे? मैं आपको बता दूं, आपको सूचना देने से पहले उसकी वैलिडिटी हम लोगों ने 1 साल घोषित कर दी है।
है, एप्लीकेशन पर काम चल रहा है, आपको वैलिडिटी 1 साल की उसमें मिल जाएगी उसी कोर्स में। कारण क्या था कि 6 महीने हमने पहले लिखा था ताकि आपको बता सके कि ये 4 सब्जेक्ट खुद पूरा होने में 6 महीने लेंगे। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि उठाए और कंप्लीट करा दिए। लेकिन उससे आपके दिमाग में ये डर बैठ गया 6 महीने बाद तो हम देख ही नहीं पाएंगे, जबकि मेरा उद्देश्य था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 महीने का कोर्स है। ये सपना लेके मत आ जाना 2 महीने में कोर्स खत्म करा दो। इस चक्कर में तो बच्चों के कॉल जब आने लगे कॉल सेंटर पे कि सर आपने तो कोर्स को बताया था कि वो मतलब 6 महीने की वैलिडिटी है, फिर हमें अचानक ध्यान दिया, हमने कहा यार ये 6 महीने की वैलिडिटी का मतलब हम ड्यूरेशन को वैलिडिटी से तो कंफ्यूज नहीं कर दिए हैं, पूरे साल भर की वैलिडिटी है। मैंने एप्लीकेशन पे बोल दिया, जिन्होंने पुराने साथी जिन्होंने ले भी लिया है ना कोर्स, अभी तक बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी कोर्स ले लिया है, उनका भी वैलिडिटी मैं आगे बढ़ा रहा हूं। उनकी पूरी अगले मार्च तक आपकी वैलिडिटी हो रही है, पढ़ो आराम से, और उसके बावजूद भी नहीं खत्म हो पाए और बढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, है ना। तो आप में जो आपका पढ़ाना उद्देश्य है भाई, उसके लिए तो इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, और उस संघर्ष में आप परेशान हो तो ये कैसे वाजिब है। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हो, ठीक है। अब हमास की कहानी और सुन लो, फिर इस कहानी को खत्म करते हैं। हमास कहां से आ गया पिक्चर में? आपने कहा पीएलओ फिलिस्तीन का प्रतिनिधि है, तो हमास कहां से आ गया? तो हुआ ये कि फिलिस्तीन ने जिस प्रकार से पीएलओ का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, तो कुछ लोग ऐसे थे जो पीएलओ से खुश नहीं थे कि आपने इजराइल के साथ समझौता कर कैसे लिया, हमें तो पूरा इजराइल चाहिए। जिस प्रकार से पीएलओ ने फिलिस्तीन का अपना एक एरिया निकाल लिया, ठीक उसी प्रकार से हमास जो है उसने ये सोचा कि यार हमको क्यों नहीं दे रहे हो आप, हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, पूरा इजराइल हमारा है। तो इस वजह से एक और एक्सट्रीमिस्ट संगठन बना जिसका नाम हमास था। लेकिन देखो, जब भी कहीं लड़ाई होती है ना, आप और हम अगर लड़ाई लड़ लें तो तीसरा व्यक्ति बैठकर मदारी बन जाता है। वो करता है कि इसको थोड़ा सा इंसेंटिव दो, ये लड़ेगा, मजा आएगा। ऐसे ही हमास के साथ हुआ क्या, वो लड़ तो अपने इंटेंशन के लिए रहा था। चाहिए क्या था उसको चाहिए था इजराइल से अपनी जगह, लेकिन उसको साथ कौन दे रहा था? ईरान। अब हमास का सपोर्टर हो गया ईरान। बड़ी आयरनी यह है कि हमास जो है वो एक सुन्नी संगठन है, ईरान पूरी तरह से एक शिया संगठन है। सुन्नी और शियाओं के बीच पूरे समय लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इस हमास के साथ में संगठन बना लिया ईरान ने और इन्हें सपोर्ट करता है ताकि तुम लड़ाई लड़ो। क्यों? क्योंकि इजराइल को हराना ईरान की पसंद है, तो इसलिए वो हमास को फंडिंग कर रहा है। ऊपर नॉर्थ की तरफ लेबनान है, वहां एक आतंकी संगठन है जिसका नाम हिजबुल्लाह है, वो एक शिया संगठन है, उसे भी फंड कौन कर रहा है? ईरान। तो देखो, ऊपर से हिजबुल्लाह, नीचे से हमास, दोनों को लगाकर इजराइल के खिलाफ भड़का रखा है। किसने? ईरान ने। और मजे ले रहा है तीसरा ही देश। समझ रहे हो, ये दुनिया बड़ी ही गजब स्थिति में चल रही है। ठीक है, तो हमास का उत्थान कैसे हुआ? 2007 के अंदर हमास आया और उसने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। ये जो गाजा पट्टी है ना, आज हमास का इस पर कंट्रोल है, और जो मैं फतेह करके बता रहा था ना पीएलओ, उसका कंट्रोल वेस्ट बैंक पर है। आज की स्थिति ये है। ठीक है, तो आज की न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि इस क्षेत्र के ऊपर बुधवार को इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया था नबलस नामक जगह पर, और गाजा पट्टी से उसका बदला लिया गया। तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि हमास जो है उसकी चाहत अब फतेह वाले क्षेत्र पर भी एंट्री करने की है कि दोनों ही क्षेत्र उसके हो जाएं तो बेहतर होगा। उम्मीद है अब आप ये बात समझ रहे हो। ठीक है, हमास को यूके ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। अब तक आपके मन में एक हीन भावना यूके के प्रति पैदा हो चुकी होगी कि तुम तो बोलो ही मत, है ना, तुम अपना मुखड़ा बंद रखो कि तुम किस तरह के लोग हो। हमास को ईरान का समर्थन मिलना है, जग जाहिर है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, सर सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन है 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब वही जो ओस्लो एग्रीमेंट के दौरान हुआ था, वही जो यूएन मानता है। दोनों देश, इजराइल और फिलिस्तीन, दोनों अपने साथ सह अस्तित्व करें, जो यासर अराफात के समय पर हुआ था। यानी हमास के अब जो हमले हैं उन्हें रोका जाना चाहिए, और उन हमलों से जब फिलिस्तीन ने पहले ही एग्री कर लिया था 1993 में कि हम अपने आप को इसी के साथ संतुष्ट मानेंगे, इजराइल ने अपने आप को संतुष्ट कर लिया था। दोनों की सह अस्तित्व ही एक समाधान है। यूएन भी, इंडिया भी, सब इसी सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इंडिया का बार बार स्टेटमेंट यही रहा है कि नो अल्टरनेट टू 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी 2 राज्य के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। दोनों फिलिस्तीन और सह अस्तित्व रखेंगे, साथ साथ रहेंगे, यही इकलौता एक सॉल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद है अब आप ये जानकारी समझ गए होंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस बात को रुचिरा कंबोज जी ने, जो भारत की प्रतिनिधि हैं, इन्होंने यही कहा है कि भाई हम यही चाहते हैं, इजराइल भी हो और फिलिस्तीन भी हो, हम दोनों का समर्थन करते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें,
चैनल पर नए हैं तो राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे दबा दें, क्योंकि उसकी वजह से आपको सारी सूचनाएं बहुत पहले मिल जाएंगी। और तो और आपके उसके दबाने का कोई चार्ज भी नहीं लगता है। अपने सभी साथियों से इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने लिंक में आपको एक कमेंट बॉक्स पिन किया है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया है RNA बाई अंकित अवस्थी का। ये एप्लीकेशन है जिस पर आपको पेड कोर्सेज दिए जा रहे हैं। पेड कोर्सेज को लेकर के कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों के मन में, वो वीडियो भी मैं आपको अभी डाल देने वाला हूं ताकि आपकी क्वेरीज खत्म हो जाए। पेड कोर्सेज जो हैं, इन कोर्सेज के अंदर आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से हिंदी और इंग्लिश में मिलने वाले हैं, प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मिलने वाले हैं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड ना कर पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। इसकी कीमत 1999 है। अब इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर हमने 6 महीने से 1 साल कर दी है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर थैंक यू, आपने अच्छा किया। क्योंकि बहुत से बच्चे इस वजह से परेशान हो रहे थे कि साहब 1999 का कोर्स आपने 6 महीने के लिए क्यों दिया। मैं कहां पे फंसा हुआ था, मैं ये बताने में फंसा हुआ था कि ये चारों सब्जेक्ट का ड्यूरेशन 6 महीने है। मेरे ऊपर ये प्रेशर मत बना देना कि 6 महीने से कम में क्यों, मतलब कम में खत्म क्यों नहीं करा रहे हो। मैं कह रहा हूं 6 महीने से ज्यादा भी लग सकता है, इसमें इतना लेंथी सिलेबस है ये, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लोगे तो उसके बाद स्टेट PCS लेवल तक के लिए आपको कोई और तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इतना नॉमिनल कीमत पे इतना बढ़िया ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, बिंदास रहो, मस्त रहो, फिर मुलाकात करते हैं। सेशन लंबे हो रहे हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।